आज का हमारा जो वीडियो है वो अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर है इसके बारे में है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हम अनुस्वार के बारे में भी देखेंगे पर इन शॉर्ट में देखेंगे और अनुनासिक के बारे में और अनुस्वार एवं अनुनासिक में क्या अंतर होता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। और जिन लोगों को अनुस्वार के बारे में इन डिटेल में जानना है तो वो पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं। अनुस्वार के प्रयोग का पहला नियम है जिसमें अनुस्वार अपने रूप में आता है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला है कि सम उपसर्ग के बाद यदि य से ह तक का कोई भी व्यंजन आता है तो वहाँ पर सम उपसर्ग जो है अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। दूसरा है उसमें व्यंजन से पहले कभी भी अनुस्वार आता है तो वह अपने रूप में आता है। तो आइए हम सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे सम प्लस यम, संयम, तो यहाँ पे गलती से संगम लिख दिया पर यहाँ पे संयम होगा। सम प्लस वाद, संवाद। तो यहाँ पे जो 4 उदाहरण हैं आप देख सकते हो कि उसमें सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग के बाद जब य आया है, यम, वाद का व, लाप का ल और सार का स, तो वो किस में बदल गया है? अनुस्वार के रूप में बदल गया है। यह हमारे अनुस्वार के प्रयोग का दूसरा नियम है जो मैंने आपको बताया था कि ऊष्म व्यंजन से पहले जब अनुस्वार आता है तो वह अपने मूल रूप में आता है। जैसे वंश, हंस, कंस, अंश आदि। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऊष्म व्यंजन के पहले अनुस्वार वो अपने रूप में आ रहा है। जैसे व के ऊपर जो अंग की बिंदी है, हाँ के ऊपर जो अंग की बिंदी है, तो यहाँ पे अनुस्वार अपने रूप में आ रहा है। चूँकि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में सम उपसर्ग और ऊष्म व्यंजन को अलग अलग करके नियमों को नहीं बताया था, क्योंकि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो इन दोनों के लिए ही प्रयोग होता है, इसलिए मैंने इनके दोनों के उदाहरण एक साथ वहाँ पर दिखाए थे। तो आइए अब हम अनुस्वार के दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने अनुस्वार का पहला प्रयोग देख लिया जिसमें अनुस्वार अपने रूप में प्रयोग होता है। किन दो रूपों में होता है? पहला सम उपसर्ग के बाद जब य से ह तक व्यंजन आता है तब, और दूसरा उसमें व्यंजन से पहले जब य, व और ह आता है तब अनुस्वार अपने रूप में प्रयोग होता है। अब हमारा दूसरा प्रयोग है पंचम वर्ण, जिसको हम नासिक के व्यंजन बोलते हैं, उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। तो पंचम वर्ण आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है जो हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, इया। तो हर वर्ग का क से लेके प वर्ग तक जो 5वें अक्षर होते हैं उनको हम पंचम वर्ण बोलते हैं। और दूसरा आप यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे इसमें 2 चीज़ें हमें ध्यान में देनी है कि पंचम वर्ण शब्द के बीच में होनी चाहिए और आधी होनी चाहिए। उदाहरण देखिए, जैसे पंखा और चंचल। तीसरा प्रयोग है अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग। ये कब करते हैं? जब अक्षरों के ऊपर यानी शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं होती हैं, तो मात्राएं होने की वजह से जगह की कमी हो जाती है, इसलिए हम वहाँ पर चंद्र बिंदु नाम प्रयोग करके वहाँ पर अनुस्वार के रूप में चंद्र बिंदु को दिखाते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है, हम वहाँ पे हमने अनुनासिक का प्रयोग किया है सिर्फ बिंदु के रूप में दर्शाने के लिए, मतलब अनुस्वार के रूप में दर्शाने के लिए, पर वो है वास्तव में अनुनासिक, इसलिए उसका उच्चारण अनुनासिक के तौर पे ही होगा, ना कि अनुस्वार के रूप में होगा। वह सिर्फ दर्शाने के लिए है। हमारा अगला नियम है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि शब्द के अंत में भी अनुस्वार की स्थिति आती है। यदि शब्द के अंत में अनुस्वार म, सिर्फ म पंचम वर्ण अगर आता है तो वहाँ पे म पंचम वर्ण न लिख करके उसे अनुस्वार के रूप में दर्शाते। जैसे स्वयं, अहम। तो स्वयं में जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो म पंचम वर्ण आ रहा है आखिरी में, तो वहाँ पे म से अंत हो रहा है, इसलिए हमने य के ऊपर उस म को अनुस्वार के रूप में दर्शाया है। अब हम देखेंगे कि अनुस्वार किन स्थितियों में नहीं लगते। चूँकि हमें पता है कि पंचम वर्ण जो हमारे होते हैं उसको हम अनुस्वार के रूप में दर्शाते हैं, पर कुछ इसके भी नियम हैं जिसमें हम देखते हैं कि पहला जो है, जब 2 पंचम वर्ण एक साथ आते हैं
तो वहाँ पर अनुस्वार नहीं लगता है। जैसे वाङ्मय, चिन्मय, जन्म, उन्नति, उम्मीद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पंचम वर्ण, जिसमें वाङ्मय में अंग और म दोनों साथ साथ आए हैं, चिन्मय में आधा न और म दो पंचम वर्ण साथ साथ आए हैं। सेम वैसे ही उन्नति और उम्मीद में दो पंचम वर्ण साथ साथ आए हैं। और ऐसा भी होता है कि उन्नति और उम्मीद में दोनों पंचम वर्ण एक है पर 2 बार आए हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं। कहने का मतलब है कि पंचम वर्ण 2 बार आए, किसी शब्द में 2 बार आएंगे, चाहे तो वो दोनों पंचम वर्ण अलग अलग हो या वो दोनों पंचम वर्ण सेम हो, उन दोनों ही स्थिति में हम पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में नहीं बदलते। दूसरा नियम है, यदि पंचम वर्ण य, व और ह से पहले आता है तो अनुस्वार का हम प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर पुण्य, पुण्य में य के पहले हमारा पंचम वर्ण आया है तो यहाँ पे हमने उसको अनुस्वार के रूप में नहीं दर्शाया। अन्य में भी य के पहले आधा न आया जो हमारा पंचम वर्ण है। मान्यता और समन्वय, इन सभी शब्दों में य, व और ह के पहले पंचम वर्ण आया है, इस वजह से हमने वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अनुनासिक का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। अनुस्वार का टॉपिक थोड़ा बड़ा था, उसको समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में इंक्लूड किया था। तो आइए जल्दी से हम देखते हैं अनुनासिक जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है और उसके नियम क्या है। अनुनासिक के उच्चारण में हमारी जो ध्वनि होती है वो मुख के साथ साथ नासिका द्वार को छू कर निकलती है, अर्थात अनुनासिक की ध्वनि नाक और मुंह दोनों से साथ साथ निकलती है। इसका नियम है, इसे लिखते समय शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर दर्शाया जाता है, जैसे पाव, आँख, गाव, चांद आदि। तो इसका ये जो पहला नियम है अनुनासिक का, इसमें हम देख सकते हैं कि शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होनी चाहिए, तब वहाँ पर हम अनुनासिक को यानी चंद्र बिंदु को दर्शाते हैं। अनुनासिक का दूसरा नियम है, शिरोरेखा के ऊपर यदि कोई भी स्वर की मात्रा आई है तो वहाँ पर अनुनासिक के चिन्ह यानी चंद्र बिंदु के जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, यानी उस अनुनासिक को हम अनुस्वार बिंदु के रूप में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर पहले से ही मात्रा है, तो जगह की कमी होने की वजह से हम अनुनासिक को सिर्फ बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुनासिक को अनुस्वार के रूप में सिर्फ दर्शाया जाता है, पर जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे अनुनासिकता के रूप में ही उच्चारण करेंगे, ना कि अनुस्वार अंग के रूप में उच्चारण करेंगे। अनुनासिकता का प्रयोग हम कई बार बहुवचन बनाने के लिए भी होता है, जैसे गुड़िया, गुड़िया। यहाँ पर या के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। हैं, तो जब है के ऊपर शिरोरेखा है तो वहाँ पर अनुनासिक बिंदु के रूप में दर्शाया गया, यानी अनुस्वार के रूप में दिखाया गया है। और गुड़िया में या के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए वहाँ पर चंद्र बिंदु को दर्शाया गया है। अभी हम देखते हैं कि हिंदी का अपना एक विशेष गुण है। वो क्या है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में तो अनुनासिक की कोई भी ध्वनि नहीं है, लेकिन हिंदी में जो तद्भव शब्द होते हैं उनमें अनुनासिक की ध्वनि होती है, जिसको हम चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। जैसे चंद्र, यह हमारा संस्कृत का तत्सम शब्द है, इसको हिंदी के तद्भव शब्द में हम लिखते हैं चांद। उष्ट्र, इसको हम क्या लिखते हैं? ऊट। और इन दोनों ही शब्दों में आप देखिए कि शिरोरेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है और यहाँ पर इसको चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाया गया है अनुनासिकता की ध्वनि को। अब हम अंत में अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है उसको जल्दी से देख लेते हैं। अनुस्वार एक नासिक के व्यंजन है जिसका लिपि चिन्ह या बोल सकते हैं जिसको बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। दूसरा, अनुस्वार का लेखन अनुस्वार से पहले वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर किया जाता है, जैसे हंस। जबकि अनुनासिक की जो ध्वनि होती है वो स्वरों का गुण होती है।
इसका चिन्ह उसी स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर लगाया जाता है। जैसे हस, हम ह के ऊपर अनुनासिक का उच्चारण करें, इसलिए ह के ऊपर अनुनासिक को दर्शाया गया है। अंत में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगती है तो उच्चारण भले ही अनुनासिक ध्वनि हो, परंतु लेखन में शिरोरेखा के ऊपर जगह की कमी के कारण हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे खींचना, यहाँ पे आप देखिए खी के बड़ी ई की मात्रा है, वहाँ पर उच्चारण तो अनुनासिक का हो रहा है, पर उस अनुनासिक को लेखन के रूप में हमने बिंदु के रूप में दर्शाया है। ठीक वैसे ही औंधा यानी उच्चारण अनुनासिक का होगा, सिर्फ अनुस्वार के रूप में दर्शाया जाएगा, वो भी जगह की कमी के कारण। तो उम्मीद करती हूँ आपको अनुस्वार और अनुनासिक पर दी गई जो भी जानकारी है या जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सिर्फ आप तक ही न सीमित रह करके दूसरों तक जाए। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।